हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आइए हम हिंदी के एक छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला, जो हमारे सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सीजीपीएससी में आता है, एडीओ में आने वाला है, आबकारी विभाग में, आमीन पटवारी और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होंगे सभी में आने वाले हैं। तो ये वर्णमाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों के लिए ही व्याकरण के नियम को बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण सार्थक व मूल ध्वनि जैसे अ और बा, का, खा चिन्हों को कहते हैं, जिसकी अपनी लिपि होती है, जिसका खंड नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे, वर्ण सार्थक व मूल ध्वनि को कहा जाता है। सार्थक का मतलब जिसका कुछ अर्थ निकलता है, और उसका मूल ध्वनि जिसका हम उच्चारण करके अपने सब मुंह से निकाल सकते हैं शब्द को। ठीक, इसका उदाहरण में जैसे आ, ई, क, ख, ग। वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन दोनों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला में हम 52 वर्ण देखते हैं, जिसमें हमारे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर में 2 अलग प्रकार के और स्वर होते हैं, जिसके अयोग वाहक वर्ण या स्वर कहा जाता है, जिसमें अम और आह आता है। तो आप समझ गए होंगे, वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर होते हैं 11 प्रकार के प्लस 2। आइए देखते हैं। इनके उच्चारण स्वतंत्र होते हैं, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती इसके उच्चारण के लिए। वर्ण की सहायता ना लेना पड़े वो स्वर होता है। जैसे इसमें उदाहरण देखते हैं, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। और साथ में अलग से 2 और स्वर हैं, अयोगवाहक वर्ण जिसे कहा जाता है, अम और अह। और व्यंजन हमारे पास 33 होते हैं। उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, स्वरों की सहायता से ही हम इसके उच्चारण कर सकते हैं, जैसे क, ख, गा और आगे जो भी हैं। आइए स्वर के बारे में और डिटेल देखते हैं। वर्णों के प्रकार। मूल स्वर में स्वरों की 13 संख्या होती है, और इसमें एक्स्ट्रा अभी वर्तमान समय में आधुनिक युग में री और री को भी स्वर माना जाता है। स्वरों के प्रकार। ये अभी उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर जो 4 होते हैं, दीर्घ स्वर जो 3 होते हैं, संयुक्त स्वर जो 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसका तात्पर्य है उत्पत्ति के स्रोत पता ना चले, मतलब जिन स्वरों की उत्पत्ति का स्रोत हमें पता नहीं चलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 है, जिसमें अ, उ, ई और ऋषि आते हैं। इनके उत्पत्ति के स्रोत के बारे में पता नहीं चलता कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई है। दीर्घ स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इनका जन्म 2 समान ह्रस्व स्वरों के योग से होता है। 2 समान ह्रस्व स्वरों के योग। ह्रस्व स्वर 4 थे, आ, ई, आ, उ, ई और री। इनके योग से जो स्वर बनते हैं समान रूप से, उसको क्या बोले जाते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे अ और आ क्या हो जाते हैं, आ। ई और ई बड़ी ई, उ और उ बड़ी उ। ये समान ह्रस्व स्वर है। जैसे ई और ई के ही संयोग से ई बन रहा है, बड़ा ई बन रहा है। उ और उ के संयोग से बड़ा उ बन रहा है। आ और आ के संयोग से आ बन रहा है। तो ये समान रूप से जो स्वर का यूज होते हैं। संयुक्त स्वर भी 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, संयुक्त मतलब 2 असमान स्वरों के योग से। 2 असमान स्वरों के योग से मतलब जैसे ह्रस्व स्वर, यहाँ पर दीर्घ स्वर में समान स्वर का यूज हो रहा था, आ और आ का, ई और ई का, उ और उ का। अब इसमें असमान स्वर मतलब जैसे आ के साथ ई का कॉम्बिनेशन जब होगा तो ए बनेगा। आ के साथ बड़ी ई का जब योग होगा तो ए बनेगा। आ के साथ उ का योग होगा तो ओ बनेगा, और आ के साथ बड़ी ऊ का योग होता है तो अ बनता है। तो इस तरीके से उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जो विद्वानों ने जो उत्पत्ति किया है उसके 3 आधार हुए। ह्रस्व स्वर जिसकी उत्पत्ति के कोई स्रोत नहीं मिलते, दीर्घ स्वर
ये हमारे पास 3 होते हैं। जन्म 2 समान ह्रस्व स्वर के योग से बनते हैं और संयुक्त 4 होते हैं। ये 2 असमान संयोग से स्वरों के संयोग से बनते हैं। आपको मुख्य रूप से बस इनके नाम याद रखना है, किससे संयोग होता है वो आपको उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। एग्जाम में इसका कैसा क्वेश्चन आता है तो देखते हैं। संयुक्त, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है ऐसा पूछा जाएगा। अब इसमें से तीन हमको ये दे दिया जाएगा और एक ठोक संयुक्त स्वर, तो हमको संयुक्त स्वर को चुनना पड़ेगा। या दीर्घ स्वर कौन सा है ये पूछा जाएगा, तो 3 हमको संयुक्त स्वर दे दिया जाएगा और दीर्घ स्वर को पूछा जाएगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे एमसीक्यू में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर, मात्रा और उनके उच्चारण के आधार पर, मतलब उनके जो मात्रा लगेंगे वो और उसके जो उच्चारण बनेगा उसके आधार पर देखेंगे। किसी में उच्चारण में कम समय लगता है, किसी में लंबा समय लगता है और किसी में और ज़्यादा समय लगता है, उस आधार पर। तो पहला है ह्रस्व, उसे ही लघु स्वर भी बोला जाता है, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। PDF की क्वालिटी थोड़ा डाउन है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये पूरे के पूरे एक ही का नाम है। और सेकंड है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर, ये 7 प्रकार के होते हैं। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर ये 8 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले ह्रस्व, लघु, मूल और एक मात्रिक स्वर को। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार है आ, ई, उ और ऋषि। इनके उच्चारण में कम समय लगेगा, मतलब कम समय, मतलब समय का उतना पता नहीं चलता, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। तो इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ, गुरु और द्विमात्रिक स्वर। ये 7 प्रकार के होते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व से 2 गुना मतलब ये जो हम लोग पढ़े थे पहला प्रकार, उससे 2 गुना समय लगेगा, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसमें 2 गुना समय लगता है। प्लुप्त स्वर, इसमें ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से 2 गुना समय लगता है। मतलब ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से 2 गुना समय लगता है उच्चारण में, उसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है। ये 8 प्रकार के हैं। अ, आ, ई, ये सुनने में तो ऐसे लग रहे होंगे कि ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जैसे, लेकिन इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए तो जैसे भैया और भैया ऐसे करके कभी किसी को आवाज़ देते हैं, जैसे हे राम, और हे राम में क्या हुआ, दीर्घ स्वर लगा, आ की मात्रा। अब अगर मुझे प्लुप्त लगाना है तो जैसे राम जी को अगर अच्छे से और चिल्लाते हैं, जैसे हे राम, तो ये इसमें आ की मात्रा जब लंबा समय तक खींचा गया तो यहाँ पास कौन सा आ की, यहाँ पास आ का यूज़ हुआ, तो इसी को क्या बोला जाता है, प्लुप्त स्वर। जैसे किसी स्वर को लंबे समय तक खींचना, जैसे भैया, माँ, हे राम, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर। जिह्वा स्थान के आधार पर मतलब आपकी जीभ का जहाँ पास स्थान, जीभ के जिस स्थान से आवाज़ आता है उसे ही जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर बोला जाता है। सब उच्चारण में जीभ के अलग अलग स्थान पर आवाज़ आता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अग्र, अग्र मतलब आगे के स्थान से, जीभ के आगे के स्थान से जहाँ से दांत टच होते हैं उसे अग्र बोला जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। मध्य मतलब जीभ के मध्य स्थान से, ये 1 होते हैं। और पश्च मतलब जीभ के पीछे के स्थान, पश्च मतलब जीभ के पीछे के स्थान से जो कंठ से कनेक्टेड रहते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। अग्र से जो उच्चारण होते हैं उसका देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे सामने दांत तरफ से आप उच्चारण करके देखिएगा, ई, ए, ये सामने मतलब अग्र भाग से उच्चारण होते हैं। मध्य में अ मतलब बीच, जीभ के मध्य से जिसका उच्चारण होता है वो मध्य स्थान अ। और ये पश्च मतलब जहाँ कंठ से जो कनेक्टेड है, आ, उ, ओ, औ। इसके लिए मुंह थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ता है। नोट, ये जैसे इस तरीके का होता है, आ की मात्रा में ऊपर में ऐसा लाइन रहता है, उसको विदेशी भाषा या इंग्लिश आगम स्वर
मेहमान स्वर कहा जाता है। ये हमारे हिंदी का नहीं है, ये विदेशी भाषाओं से लिया गया स्वर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, होठ के आधार पर। होठ के आधार पर, जैसे होठ को हम गोल करके जब उच्चारण करते हैं तो उसे वृत्ताकार बोला जाएगा, और अर्धवृत्ताकार मतलब हल्का सा गोल रहता है और हल्का सा नॉर्मल, तो उसे अर्धवृत्ताकार कहा जाता है। तो जब जिस स्वर को उच्चारण करने के समय हमारा होठ गोल हो जाते हैं उसे वृत्ताकार कहा जाता है, और जहाँ पर आधा वृत्ताकार होता है उसे अर्धवृत्ताकार। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आप ऊ ऊ ओ बोलोगे तो आपके होठ पूरे गोल हो जाते हैं। और ये 7 प्रकार के होते हैं अर्धवृत्ताकार, आ ई ए ऋषि। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा, इसको याद रखिएगा। लास्ट में एक ट्रिक भी रहेगा छोटा सा। ये यहाँ पर स्वर के कंप्लीट हो गए। स्वर को हम लोग को मेन एक उत्पत्ति के आधार पर याद रखना है, दूसरा हम लोग को मात्रा और उच्चारण के आधार पर, तीसरा जिह्वा के आधार पर, और चौथा होठ के आधार पर। इसको पूछा जाता है कि वृत्ताकार मतलब होठ के आधार पर वृत्ताकार उच्चारण कौन से स्वर का होता है, तो इसमें से आपको कोई सा भी 3 ऑप्शन दे दिया रहेगा और एक वृत्ताकार वाला। नेक्स्ट रहेगा अब स्वर कंप्लीट। व्यंजन। व्यंजन हमने देखा था 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है और ये 33 प्रकार के होते हैं। व्यंजन का प्रकार मतलब व्यंजन के अंदर और प्रकार। अध्ययन की दृष्टि से यह 3 प्रकार का होता है। स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन ये भी 4 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25। आइए देखते हैं इसके बारे में। जीभ मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करे उसे स्पर्शी व्यंजन, मतलब जिस व्यंजन का उच्चारण करने के समय जीभ मुख के किसी भी भाग को अगर स्पर्श कर देता है तो वह स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। और ये जो व्यंजन है वो वर्णों में बटे होते हैं, इसके कारण इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, वर्गों में बटे। देखो यहाँ पर वर्ग लिखा है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ग वर्ग, पा वर्ग। इसको याद करने में भी आसान होता है। का वर्ग को हमेशा याद रखना, ये कंठ से टकराते हैं, जीभ जो है कंठ से टकराते हैं। चा वर्ग का उच्चारण के समय ये तालू से टकराते हैं। टा वर्ग के उच्चारण के समय मूर्धन्य से टकराते हैं, मतलब होंठ खुद मुड़ जाते हैं और खुद से टकराते हैं। और गा वर्ग का दंत से टकराना, और पा वर्ग का होष्ठ यानी होठ से टकराते हैं। ये इसको देख लेते हैं। का वर्ग में क ख ग घ आते हैं। इसमें पंचाक्षर भी मिले हुए होते हैं। पंचाक्षर का मतलब इस वर्ग का ये 5वां वाला जो कॉलम होता है उसको पंचाक्षर कहा जाता है। ये सभी को चा में च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़ा, ता थ द ध न, प फ ब भ म। इस तरीके से ये हमारे पास कितने 25 हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतःस्थ। यह 4 प्रकार के होते हैं। इसमें ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकलती है। जब आप कुछ भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो ध्वनि आपके अंदर से सीधे बाहर निकलेगी, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। य र ल व, य र ल व। इसे अल्प प्राण भी कहा जाता है। अल्प प्राण मतलब इसमें थोड़ा आवाज इसका उच्चारण करने में थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है, जिससे ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकलती। य र ल व, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म संघर्षी। उष्ण संघर्षी का मतलब है जिसमें ऊष्मा भी साथ में निकलती, हवा के साथ साथ थोड़ा सा ऊष्मा भी निकलता है। ऊष्म संघर्षी ये 4 प्रकार के होते हैं। हवा मुख से बाहर निकलते हैं और जिसे ऊष्मा भी कह सकते हैं, इसे ऊष्म संघर्षी कहा जाता है। ये महाप्राण बोला जाता है, जैसे श, श, स और ह। इससे क्या है, हवा एकदम प्रेशर से बाहर निकल रही है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अल्प प्राण और महाप्राण के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। अल्प प्राण उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिसमें हकार ध्वनि
नहीं होती है। हंकार मतलब थोड़ा सा जो ध्वनि आता है वो ध्वनि नहीं होती है, उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। जैसे स बोलने पर स करके आवाज़ आ रहा है तो वो महाप्राण है। और य र ल व इसमें किसी भी तरीके से अलग से आवाज़ नहीं आ रहा है तो वो हमारा अल्प प्राण है। उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले जिसमें हंकार ध्वनि नहीं होती है। इसके उदाहरण है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। मतलब पहला कॉलम जिसमें क च ट त प, तीसरा कॉलम जिसमें ग ज ड द ब हो, और पांचवा कॉलम जैसे पंचाक्षर ड ञ ड़ न और मा हो। आइए इसको दिखाता हूँ। देखिए ये पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम, ये सारे के सारे क्या है, अल्प प्राण है। और इसके अलावा अंतः स्वर, अंतः व्यंजन, अंतः व्यंजन जो हम लोग यहाँ देखे थे, ये अंतस्थ व्यंजन यर अलावा ये भी अल्प प्राण होते हैं, यर अलावा। और सभी स्वर मतलब 11 प्रकार के जो स्वर थे वो सभी अ आ ई उ ऋ सी ए ओ औ, ये सारे के सारे क्या है, अल्प प्राण है। इजी है, स्वर में सारे के सारे स्वर अल्प प्राण हैं। अंतस्थ व्यंजन यर अलावा ये भी अल्प प्राण हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कॉलम हमारा अल्प प्राण है। अब जो बच गया वो महाप्राण। देखिए महाप्राण, प्राणवायु अधिक मात्रा में व हंकार ध्वनि आई, जिसमें हंकार मतलब अलग से ध्वनि आती है उसे कहा जाता है, ये महाप्राण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो वर्णमाला हम देखे थे उसका दूसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और उष्म व्यंजन मतलब स और ह, और दूसरा कॉलम में ख छ ठ थ फ, और इसमें घ झ ठ थ भ। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दो कॉलम बच गए थे ये सारे के सारे महाप्राण हैं। और इसमें ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, महाप्राण ये इंपॉर्टेंट है। इसका 2-3 एग्जाम्पल दे दिया जाता है हमेशा एग्जाम में। अब नेक्स्ट व्यंजन जो देखेंगे, घोष, नाद या कंपन के आधार पर देखेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो व झंकृत ना हो, जिसमें कंपन ना हो और जिसका उच्चारण करने में वो झंकार या झंकृत ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। दूसरा सघोष, कंपन भी हो और झंकृत भी हो, उसे सघोष बोलते हैं। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा कॉलम, जिसमें पहले कॉलम में क्या था, क च ट त प, और दूसरे कॉलम में ख छ ठ थ प, प्लस साथ में श स और स भी है। ये सारे के सारे क्या रहेंगे, अघोष। जैसे अब नेक्स्ट है कंपन हो और झंकृत, तो इसका एग्जाम्पल है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम, और उसके साथ में अंतस्थ व्यंजन जैसे यर लव प्लस ह प्लस सभी स्वर। देखो यहाँ पर ह था पिछले बार, जिसमें हम लोग का ये क्या था, महाप्राण में श श स और ह, यहाँ पर ह इसमें आ गया तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना। सभी स्वर हमारे क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे, और ह भी सघोष है, और अंतस्थ व्यंजन यर अलावा ये भी सघोष है। अब उच्चारण के आधार पर हम 8 प्रकार का देखते हैं, इससे काफ़ी पूछा जाता है, आप देखते ही समझ भी जाएंगे अगर एग्ज़ाम दिलाए होंगे कुछ तो। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने देखा था, जीभ का कोई सा भी भाग कहीं स्पर्श करे तो, ठीक है। इसको अब शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं, पहले जो देख चुके वही चीज़। तो इसमें क ट त प वर्ग आएगा के प्रथम 4 वर्ण आएंगे, क ट त प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। इसमें मतलब पंचाक्षर नहीं आएगा, बाकी सबके सब आएंगे। जो हम लोग देखे थे उसमें पंचाक्षर था, वो नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। दूसरा संघर्षी, ये 4 प्रकार के होते हैं, मतलब जहाँ घर्षण होता है वो, श स स और ह।
ठीक है, इसे ऊष्मा व्यंजन भी बोला गया था, जिससे ऊष्मा निकलता है इसलिए। और इसके साथ क ख ग और फ, जैसे उर्दू में जो नीचे बिंदी जैसे टाइप का लिखा रहता है वो वाला है ये। ठीक है, जैसे ये क लिख रहे हैं क, और नीचे एक क्या है बिंदी है। तो इस तरीके का जो बिंदी वाला रहेगा वो भी संघर्षी, मतलब उसको घर्षण के साथ उसको पढ़ा जाता है। ख ख नॉर्मल ख होता है, और इसका ख, इस तरीके से ख, ऐसे हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। तीसरा है स्पर्शी संघर्षी, मतलब स्पर्शी भी रहे और साथ में संघर्षी भी रहे, मतलब जीभ का स्पर्श भी हो और साथ में संघर्षी भी हो। वो कितने हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ये च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, इसमें सिर्फ च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आते हैं, जिसमें च छ ज और झ आता है। इया इसमें नहीं आता, पंचाक्षर इसमें नहीं आता। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण स्पर्शी प्लस संघर्षी होते हैं। नेक्स्ट है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन ये 5 प्रकार के होते हैं। नासिक के मतलब नाक, जिसका उच्चारण करते समय नाक से हल्का ध्वनि आता है, उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें पंचाक्षर वर्ण आते हैं। सिंपल से 5वां वर्ग या पंचाक्षर वर्ण यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पंचाक्षर में आपका क्या क्या आ जाता है आपको पता ही है। इसमें अंगा, इया, ड़ा, ना और मा आते हैं। तो ना और मा, अंगा, इया और अड़ा, ये हमारे क्या है नासिक के स्वर, जिसका उच्चारण करने से नाक से आवाज आता है थोड़ा। नेक्स्ट है संघर्षी हीन व्यंजन। संघर्षी हीन व्यंजन का मतलब जिसका उच्चारण करने के समय संघर्ष ना हो, वैसा व्यंजन। ये 2 प्रकार के होते हैं, य और वा। आप य और वा का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है। ये अर्ध स्वर भी कहा जाता है, किसी किसी स्थिति में इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अर्ध स्वर का उदाहरण पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रकंपित वर्ण एक होता है। प्रकंपित मतलब हल्का सा प्रकंपित हो, मतलब हल्का सा कंपन हो उसमें, जिससे ये एक होता है। इसमें रा है, रा को लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण एक है रा, ये लुंठित वर्ण भी इसे कहते हैं, इसी का ही नाम है। नेक्स्ट है पार्श्विक वर्ण, ये भी एक है। इसमें हवा पास से निकलती है, इसीलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। जैसे ल, इसका उदाहरण है ला, और ये एक ही है। 8वां उत्क्षिप्त वर्ण, इसमें ताड़न जात वर्ण आते हैं। ताड़न जात वर्ण मतलब ये ड़ और ढ, इसको बोला जाता है। ये 2 प्रकार के, उत्क्षिप्त वर्ण या ताड़न जात वर्ण। आइए देखते हैं, बिंदु के आधार में देखा जाए तो एक अम है, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। अम की मात्रा को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार थोड़ा गलत लिखा है, अनुस्वार। ठीक है, उसका अहा, ये विसर्ग है। विसर्ग मतलब 2 बिंदी जैसे होता है वो, जो नॉर्मली इसको पढ़ने पर हा का उच्चारण आता है। उसके बाद एक है ढा, ताड़न जात वर्ण, ये ताड़न जात वर्ण है। और ये का में जो ऐसा टाइप का बिंदी लगाते हैं उसको नुक्ता बोलते हैं, जो थोड़ा घर्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, नुक्ता। आइए अब देखते हैं उच्चारण के स्थान के आधार पर। ये हमने पहले भी देख लिया है, अब इसको हम ट्रिक के साथ देखेंगे। ये वर्णमाला आपको याद कर लेना है, जिसमें आपका यहाँ पर वर्ण है, उसके बाद क्रमांक है, उसके बाद वर्ण, स्वर व व्यंजन, उच्चारण का स्थान और नाम। तो पहले भी हमने इसको देखा था। इसमें क्या रहेगा, उच्चारण के स्थान और नाम को देखने के लिए आपको KTM 2 आप अपने घर में पापा से मांगते हो, KTM 2। ठीक है, इसी तरह से के से क्या हो जाएगा कंठ, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंतव्य और ओ से ओट्स। ठीक है, ये KTM 2, इससे याद आ जाएगा। के का मतलब कंठव्य, मतलब पूछा जाएगा किस व्यंजन का या स्वर का कंठ से उच्चारण होता है, तो आपको इसको याद रखना है। के से यहाँ पर पूरा का पूरा आ का आ और आ आएगा, और क वर्ग और विसर्ग और ह, ये सारे के सारे क्या है कंठ से उच्चारण होते हैं। ठीक है, इसमें आ और ई ये भी होंगे। ठीक, उसका टी से मतलब क्या है तालव्य, तालव्य में ई च और च वर्ग आएगा, और य और श भी आएगा। ये इधर को मत ध्यान देना, ये अलग ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है
एम, एम मतलब मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या होता है, जीभ थोड़ा मुड़ जाता है, उसको बोला जाता है। इसमें ऋषि आता है और ट वर्ग आता है, और रा, श और ढ और ढ आएगा। डी, डी मतलब दंतव्य, इसमें ता वर्ग और ला और सा आता है। ओ से ओष्ठ, इसमें ऊ और पा वर्ग और व आएगा। ठीक, इसको पहले आप बनाने का आइडिया देख लो कैसा होगा। इसमें देखो आ और आ लिख लिए, फिर ई और ई, फिर ऋषि और ऋषि को लिख लिए। उसके बाद यहाँ तो स्वर नहीं है, उसके बाद एक लाइन को छोड़कर ऊ और ऊ को लिख लेना। हम लोग आ ई ऊ ऋषि ऐसे करके याद करते हैं ना, तो ऐसे दो दो को लिखते जाना साथ में। ये उसके बाद ए की मात्रा और ए की मात्रा, उसके बाद ओ और ओ की मात्रा। इस तरीके से स्वर आपका लाइन से लिखा जाएगा, चौथे बस में छोड़ देना है। तो उसके बाद आपका क वर्ग, च वर्ग, और यहाँ पर ट वर्ग, उसके ता वर्ग, और यहाँ पर पा वर्ग, सारे वर्ग को लाइन से लिख देना। उसके साथ में विसर्ग, विसर्ग का मतलब ये और ये हा हो जाएगा, और या और श। इस तरीके से आप इसको जमा लेना थोड़ा टेक्निक के साथ। और यहाँ कंठ और तालव्य के संबंध से जो उच्चारण होता है, वो कंठ और होष्ठ के संबंध से जो होगा वो इस तरीके से दिया है। और यहाँ और दे दिए है व और ह और अम को कहाँ से उच्चारण किया जाता है, तो देखो यहाँ दंतोष्ठ से स्वर तंत्र, इसमें कांकल, और यहाँ पर नासिक से हो जाएगा। और अयोग वाहक वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अम और आह। संयुक्त व्यंजन चार प्रकार के होते हैं। संयुक्त का मतलब दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं, जैसे श, छा। छा किससे बना है, ये आधा का श और आ से बना हुआ है। ज्ञा आपका जा, इया और आ से मिलकर बना है। और आपका ये त्रा है, ये त्रा, ये ता, रा और आ से मिलकर बना है। और श्रा जो है शा, रा और आ से मिलकर बना है। नेक्स्ट है उच्छिप्त व्यंजन, इसे ताड़नजात व्यंजन भी बोला जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ड और ढ। अब देखते हैं लास्ट में कंक्लूजन। हिंदी में स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11, व्यंजन 33, मूल वर्ण 44 और कुल वर्ण है 52। आप यहाँ पास इसको कर सकते हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन, और ये 44 आपका मूल वर्ण, और प्लस 2 ठो क्या है अयोग वाहक, 2 आपका ताड़नजात और 4 संयुक्त। इस तरीके से मिलाकर 52 हो जाएंगे। यहाँ पर दिए अनुस्वर। अनुस्वर मतलब वायु केवल नाक से जिसमें निकलता है, जिसमें बिंदी आता है। जिस भी शब्द में बिंदी आएगा समझ लेना वो अनुनासिक है। जैसे मयंक लिखते हैं तो ऊपर में बिंदी आ रहे हैं, अंगूर लिख रहे हैं तो ऊपर में बिंदी, तो ये सारे के सारे अनुनासिक। कई बार ऐसे वर्ड दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन से अनुनासिक है, अनुस्वार है, सॉरी अनुस्वार क्या है, वायु केवल नाक से। और अनुनासिक वायु मुख और नाक दोनों से, इसमें चंद्र बिंदु होते हैं, जैसे चांद, आँख, ये सारे के सारे क्या है अनुनासिक है। अब निर अनुनासिक वायु मुख से, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे शब्द से राहुल, रोहित, मोहन, ये सारे के सारे क्या है निरनुनासिक है। एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। इस तरीके से आता है, तो इसमें 52 होता है, अभी हमने देखा था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, नॉर्मली 11 होता है, 2 अलग है, अयोग वाहक को जोड़ने पर 13 हो जाता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या, तो ये 33 है। यहाँ पर ये दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया है वही चीज़। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी को। थैंक यू।